नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बहुत जल्द हम आपके समक्ष एक व्याख्यानमाला लेकर उपस्थित होंगे, उसी तारतम्य में प्रस्तुत है आईपीएस समूह के पितृ पुरुष गुणी व विद्वान सितार वादक स्वर्गीय श्री राजमल जी पूर्वाल की स्मृति में स्वर्गीय श्री राजमल जी पूर्वाल कला व्याख्यानमाला। समर्पित है इस माला का पहला पुष्प रंगवार्ता के रूप में। नमस्कार, हम आपके समक्ष फिर हाजिर हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम कार्यक्रमों की श्रृंखला जारी रखेंगे, उसी तारतम्य में प्रस्तुत है हमारा नया शो रंगवार्ता, जिसमें हम आपकी मुलाकात रंग जगत के यानी थिएटर जगत की कई हस्तियों से करवाएंगे। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट आईपीएस एकेडमी की ओर से मैं चैतन्य आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारे स्टूडियो में दो शख्सियत मौजूद हैं। पहले हैं श्री राम जोग जी, जो इंदौर में हिंदी और मराठी रंगकर्म के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। विगत 40 वर्षों से नाट्य जगत में साधनारत श्री राम जोग जी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। निर्देशन, अभिनय, नेपथ्य, संगीत, रंगमंच की लगभग हर क्षेत्र में इनका साधिकार दखल रहा है। महाराष्ट्र नाट्य स्पर्धा में कई निर्देशक और अभिनेता के पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इसके अलावा कई कार्यशालाओं का संचालन किया है। श्री राम जोग जी का मैं स्वागत करता हूं। दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के श्री श्रीपाद जोशी जी। नाट्य साधना में रत श्री श्रीपाद जोशी जी कालिदास अकादमी के स्थानीय समिति के सदस्य हैं। साथ ही इन्होंने बीएससी और एलएलबी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और प्रबंधन इनका मुख्य क्षेत्र रहा है। नाट्य लेखन, निर्देशन, अभिनय इनकी रुचि में शुमार है। साथ ही इन्होंने मिट्टी की गाड़ी और स्वीकार किया मैंने, बरगद आदि सीरियल और फिल्मों में कार्य भी किया है। अखिल भारतीय संस्कार भारती के मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रमुख के रूप में ये अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्रीपाद जोशी जी का मैं स्वागत करता हूं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारा नया शो रंगवार्ता। नमस्कार, श्री राम जोग जी और श्री श्रीपाद जोशी जी का मैं स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट आईपीएस इंदौर की तरफ से स्वागत करता हूं। अब ज़्यादा औपचारिकता न करते हुए हम परिचर्चा आरंभ करते हैं। मेरा पहला सवाल है श्री राम जी आपसे कि रंगमंच के वर्तमान परिदृश्य को लेकर आप क्या सोचते हैं और उससे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? रंगमंच को कई बातों ने प्रभावित किया है। शुरुआती दौर में कहा जाता था कि टीवी के कारण से, फिल्मों के कारण से प्रभावित हुआ है रंगमंच, लेकिन अभी जो कोरोना ने जो इसको कुछ ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है रंगकर्म को, तो परिदृश्य बहुत अलग ढंग से निकाल के लाना पड़ेगा। प्रभावित तो निश्चित हुआ है। अब हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम किसी ऑडिटोरियम में शो करेंगे तो हमारे को 700-800 लोगों की जो एंट्री पहले जैसे मिला करती थी, इतने व्यूवर्स आपको आएंगे देखने, संभव नहीं है। क्योंकि काम करने वाले युवा बहुत मिल जाएंगे आपको थिएटर में, लेकिन आपके काम को देखने के लिए युवा नहीं आते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो थिएटर देखने के लिए कौन आता है? तो 40 से ऊपर का व्यक्ति आता है, और अभी 40 के ऊपर के व्यक्ति जितने भी हैं वो 2 वैक्सीनेशन हुए नहीं हुए हैं, और वो बाहर जाना नहीं चाहते, वो जा रहे हैं तो उनके बेटे बेटियां उनको रोकेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये भूल जाओ कि फुल थिएटर आपको मिलेगा। तो हम 2-2, ढाई घंटे के नाटक जो आजकल हिंदी में होना वैसे भी बंद हो गए, मराठी में अभी भी चलते हैं, वो थोड़े से बंद होंगे। इंटरवल वाला मामला भी आपको संयमित रखना पड़ेगा। विदाउट इंटरवल आपको थिएटर करना है, और फिर जितना कोशिश हो 1.25 घंटे का, 1 घंटे का, किसी एक नाटक के 2-2.5 शो करने के बजाय 1-1 घंटे के आप 4 शो कर सकते हो एक दिन में। आपको ये सब चीजें करना पड़ेगी। लोगों को थिएटर तक लाने के लिए अलग कसरत करना पड़ेगी, या फिर जिसको हम कहेंगे कि हम लोग उनकी छत पे जाएं, उनके किसी बगीचे में जाएं, जिसको हम टेरेस थिएटर जिसे संज्ञा दी गई है, लेकिन वो चल रहा था, लेकिन अब हमें बहुत चलाना पड़ेगा। तो बड़े ऑडिटोरियम में शो करने वाली स्थिति तो लगभग अभी बहुत मुश्किल है। लगा अपनी मान के चलो कि 1.5 साल 2 साल तक वो टिकट शो करके करवाना है, तो है ये सब दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों से पार पाना पड़ेगा।
परिदृश्य यही कह रहा है, थिएटर करना है। और एक और चीज़ बड़ी प्रमुखता से कि हमें अभिनय शैली जिसमें ज़्यादा प्रमुखता से दिख रही हो वो थिएटर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जो हम नेपथ्य में लाइट्स में और म्यूजिक में या जो भी बहुत सारी चीज़ों को बड़ी प्रमुखता से अभिनय के ऊपर भी कई बार लेके आते थे, तो आपको वो उतना खर्च, क्योंकि ये मान के चलो कि आपका खर्चा नहीं निकलने वाला है। जहां आप 800 के टिकट बेचते हैं तब जाके आपको 400 लोगों में अब वो टिकट बेच के पैसा कमाना है, संभव नहीं है। पैसा कमाने की बजाय खर्च निकालना कहूँगा मैं। हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में उतना व्यावसायिक नहीं हो पाया है, तो वो खर्च निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो खर्च कहाँ से हम कट ऑफ करेंगे? तो हमें जितना ज़रूरी है उतना हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, करना है। आपको क्या लगता है कि इस समस्या से हम कब तक उबर पाएंगे, या हमको और क्या ऐसे उपाय करने पड़ेंगे कि पहले ही रंगमंच पिछड़ा हुआ था, दर्शकों की आमद बहुत कम थी ऑडिटोरियम्स में, छोटे कहले या बड़े कहले, तो हमको क्या उपाय करना पड़ेंगे कि ये आमद अब और बढ़े और सघनता से? नहीं, मैंने बताया ना कि आपको कंटेंट बढ़ाना पड़ेंगे, नए कंटेंट्स के नाटक। अब हम वही पुराने कंटेंट्स के नाटकों में उतने बड़े बड़े पैमाने पे, उतनी लग्जरी पे हम उस प्रोडक्शन को नहीं कर पाएंगे। लोगों को थिएटर तक बुलाने की कवायद अब हमें करना है। हम ये इस भरोसे नहीं रहेंगे कि वो इंटरनेट के थ्रू टिकट खरीद लेंगे या वो कुछ हो जाएगा, नहीं। फिर उसके बाद आपको कहाँ से पैसा आ सकता है आपका प्रोडक्शन खर्च निकालने के लिए, उसके लिए अलग से सारी चीज़ें फिर से करना पड़ेगी। और ये पहले क्या होता था कि हम वर्कशॉप करते हैं, वर्कशॉप में 25-30 लड़के हैं, उस 25-30 लड़कों को लेके हमने एक बड़ा प्रोडक्शन किया, तो पूरे के पूरे 25 लड़कों को जगह मिले उस प्रोडक्शन में, तो उस प्रकार का हम बड़ा दिव्य वाला नाटक लेते हैं। नहीं, अब हम ये कर सकते हैं कि 25-30 लोगों को 5-5 के ग्रुप में बांट के 5 छोटे छोटे से नाटक खेले। आपको कलाकारों का जो जमघट जो स्टेज पे आने वाला है उसको कम करना है, तो आसानी से 5 लोग कहीं भी जाके परफॉर्म कर सकते हैं, आसानी से 25 लोग उस नाटक को कहीं परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर आप यूं मान के चलो ना कि एडवांटेज ये है कि एक ही वर्कशॉप से 5 स्किट निकल के बाहर आ रही है, ये एडवांटेज है। और फिर आप 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 स्किट से अलग अलग जगह पे जाके परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो कंटेंट की स्किप्स, कम पात्रों की, कम समय की और कम एक्स्ट्रा खर्च की, ये सारी चीजें कम कम करके दर्शकों तक अधिक तक से पहुंचाना है, ये प्रयत्न करना पड़ेंगे। मतलब हम आशावादी सोच रखते हुए आगे? नहीं, आशावाद तो है, रंगकर्म इसी कारण से तो नहीं मरा है। वो तो चलेगा और उसका डिमांड भी है, ऐसा नहीं है। लोग आते हैं नाटक देखने के लिए, आप उसका कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए बस। आपने वर्कशॉप की बात की, वर्कशॉप्स होने चाहिए, सारी चीजें हैं। मेरा अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि अभिनय के लिए जब भी कोई बच्चा या कोई व्यक्ति आमद करता है, रंगमंच में आता है, तो क्या उसे विधिवत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या नहीं होती? आप क्या बोलेंगे इस बारे में? विधिवत प्रशिक्षण से क्या अभिनेता तैयार कर सकते हैं या एक रंगकर्मी तैयार कर सकते हैं? रंगकर्म के अंदर विधिवत प्रशिक्षण ये उसको निखारता है कलाकार। बिल्कुल सही। और उसको निखारने के लिए प्रशिक्षण अगर उसको दिया गया तो उसकी प्रतिभा डबल हो जाती है मान। और निश्चित रूप से वो जब विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, उसकी बारीकियां समझेगा, तो उसको वो सब चीज़ें जब वो अभिनय करता है तो वो ध्यान में रहती हैं कि मुझे कहाँ पॉज लेना है, कहाँ मुझे हंसना है, कहाँ मुझे अपने को गंभीर रखना है। ये प्रशिक्षण में बहुत बारीक बारीक चीज़ें वो सीखता है। और इसलिए मुझे लगता है कि प्रशिक्षण यह अत्यंत वर्कशॉप इसीलिए करते हैं। पहले जो शुरुआत जब हुई होगी नाटकों की, तो उस समय पहले वर्कशॉप के माध्यम से ही और कुछ न कुछ प्रस्तुतियाँ तैयार होती थी और फिर उसका आखिरी में प्रस्तुति होती है। मतलब समसामयिक भी, अखबारों के जरिए भी, हिस्ट्री, इसके अलावा साहित्य भी, फिर वो देश का हो या लोक साहित्य हो या फिर विदेश का हो। इससे अभिनेता को क्या लाभ होगा, मतलब क्यों कहा जाता है ऐसा और इसके क्या फायदे हैं? नहीं, पहले तो अगर वो शिक्षित ही नहीं है तो उसको जो कुछ भी सिखाया जा रहा है वर्कशॉप के अलावा भी, जैसे मैं एक डायरेक्शन कर रहा हूँ, मैंने किसी को लिया साथ में, लेकिन वो 5वीं तक भी सीखा हुआ नहीं है, तो मैं जो चीज़ें बड़ी गंभीर बताने जा रहा हूँ, मेरी भाषा में बताने जा रहा हूँ, भाषा का अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। या कई बार कठिन शब्द आ जाते हैं हमारे बोलने में, तो वो शब्दों का अगर वो अर्थ ही नहीं समझ पाएगा तो ग्रॉस्पिंग उसका खत्म हो गया, है ना। तो शिक्षित होना, इसलिए तो हम देख रहे हैं ना कि बड़ी बड़ी संस्थाओं में, NSD जैसी संस्थाओं में भी
ग्रेजुएट को ही आगे स्कोप दिया जा रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि शिक्षित होना बड़ा जरूरी है। और जो पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो पढ़ने से यार अब किसी बड़े एक्टर की या बड़े डायरेक्टर की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो उसने क्या स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल में से कैसे वो बाहर आया, क्या है, वो सारी चीज़ें हमारे को पढ़ने को मिलती है। और पता चला कि हम तो उसके सामने उतना स्ट्रगल किए ही नहीं है। किसी भी बड़े सितारे से पूछ लो तो वो बोलता है मैंने फुटपाथ पे रातें बिताई हैं। हम तो यही हैं, हम कभी मुंबई में स्ट्रगल करने गए ही नहीं। तो अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें हासिल क्या होगा? तो पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के बगैर कोई भी चीज़ आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे। और आप एक्सप्रेस कर सकते हो लेकिन आप मंच पे नहीं कर पाओगे। तो मंच पे अगर आपको जाना है, कोई सी भी कला हो यार, आप चित्रकार हैं और अगर आपको 1 फुट में कितने इंच होते हैं ये नहीं पता है, या आपको ये नहीं पता है कि डायमीटर किस प्रकार से गिनते हैं, तो आपका कोई मतलब नहीं ना। आपको तो पता ही होना चाहिए स्टेज का साइज क्या होता है, क्यों होता है इतना बड़ा स्टेज। ये शिक्षा से आएगा ना। तो मैं थोड़ा सा इस सवाल में एक चीज और जोड़ता हूँ कि एक शिक्षित रंगकर्मी के लिए पढ़ना कितना आवश्यक है? साहित्य हुआ या इसके बहुत ज़्यादा किस तरह से फायदा पहुंचाता है? अत्यंत आवश्यक है। क्या है, वो जितनी वैरायटीज़ की बुक्स पढ़ेगा, जितनी भाषाओं का ज्ञान उसको अगर आता है, तो उसका जो एक्सप्रेशन पावर है ना, वो डेवलप हो जाता है। उसके अभिनय में उसका फ़र्क पड़ेगा। अगर उसको नॉलेज है किसी चीज़ का, अगर हम छत्तीसगढ़ी में अगर कोई नाटक कर रहे हैं भाषा में, अब छत्तीसगढ़ी भाषा अगर उसको आने लगी या छत्तीसगढ़ी साहित्य उसने पढ़ा है, तो उसका विजन उतना बड़ा रहेगा और वो उसका इफेक्ट उसके अभिनय में आएगा। इसलिए उसका इन तमाम किताबों को पढ़ना, अन्य अन्य विषयों पर ज्ञान होना, ये अत्यंत आवश्यक है। पढ़ना जरूरी है। अभी आपने छत्तीसगढ़ी भाषा का जिक्र किया, क्षेत्रीय भाषा का, या कह लें कि जो हमारी बोलियाँ बोलियाँ, तो कहीं ना कहीं हम वापस से प्रश्न ये उभर कर आता है कि लोकनाट्य की हम बात करते हैं जी। ये लोकनाट्य जो है वो बोलियों से ही कहीं ना कहीं निकल कर आता है। तो लोकनाट्य जो है वो किस तरह से फिल्म के अभिनेता को या हमारे सामान्य रंगमंच, हिंदी रंगमंच या मराठी रंगमंच या जो भी क्षेत्र में वो काम करे, उसको किस तरह से मदद कर पाता है, या लोकनाट्य के क्या मायने हैं? लोकनाट्य में कुल मिलाकर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारे जो लोकगीत हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उनका अभिव्यक्तिकरण यह होता है। और वो चूँकि समाज से जुड़ा हुआ जो वर्ग है हमारा, वो उसको देखने में अपने आप को उसके बीच में पाता है। अगर वो देखता है, नौटंकी देख रहा है, या माच मालवा के अंदर माच का प्रसारण होता है, तो माच के अंदर राजा भर्तरी का कोई प्रसंग अगर हो रहा है, तो वो जो सामान्य जन हैं उस भाषा के साथ साथ वो जब नाट्य का मंचन देखता है, उस नाट्य मंचन में वो कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करता है। और इसलिए लोक परंपरा से ही नाट्य का प्रारंभ भी हुआ होगा और उसी को आगे बढ़ा करके, और ये रंगमंच का आज का जो स्वरूप है ये हमारे सामने है। लोकनाट्य परंपराएं जो है ना, ये आदि सनातन काल से चली आ रही हैं। अभी कुछ लोगों ने उसको ऐसा वक्तव्य दे दिया कि 300 साल पुरानी है, 300 साल में ये सब समेट दिया, तो वो बिल्कुल भ्रम है। माने ये परंपराएं हमारी सनातन परंपराओं के साथ चली आ रही हैं और उसी से आज का जो रंगमंच है उसी से डेवलप हुआ है आगे। ये उसको लिंक करना चाहिए। मैंने आपने अभी जैसे मालवा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोकनाट्य की बात कर रहे हैं जी। मालवा क्षेत्र का जो लोकनाट्य है, अभी आपने माच का जिक्र किया जी, वो आजकल हाशिए पर है, वो उतना उभर कर सामने नहीं आ रहा है। तो क्या कारण है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या हम रंगकर्मी भी जिम्मेदार हैं, या वो कलाकार किस कारण से वो परंपरा आगे नहीं आ पाई, या कम है, या कम देखने को मिलती है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए? जो माच के जो कलाकार, जैसे मालवा के पर्टिकुलर अपन बात करें, तो माच के कलाकारों के अंदर जो नई पीढ़ी आना चाहिए वो डेवलप नहीं हो पा रही है। उनका प्रशिक्षण हो, उनके वर्कशॉप लगें, और जो अन्य नाटक हैं वो भी माच शैली में किए जा सकते हैं। जैसे कालिदास का एक मिट्टी की गाड़ी नाटक मैंने किया था, और वो माच शैली में किया और मालवी भाषा में किया, कालिदास समारोह में हुआ। लेकिन उसको बनाने के लिए मैंने जो मेहनत लगी
वो मेहनत आज करने के लिए हमारे जो नई पीढ़ी के कलाकार हैं, या मेहनत करने के लिए जो डायरेक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए, उसका भाष्य चाहिए व्यवस्थित, क्योंकि जरा सा भी आपका भाषा का डायलॉग का अगर अंतर आ गया तो दर्शक को समझ में आ जाता है। तो इसलिए ये जो लोक परंपराएं हैं ये पर्टिकुलरली भाषा आधारित ज़्यादा हैं, और इसलिए उन भाषाओं पे काम नहीं हो रहा है, इसीलिए इसमें भी कमी आ रही है। ये रिलेशन है इसका माने। ऐसा कहा जाता है कि लोक कलाएं कह लें या रंगमंच कह लें या बाकी जितनी भी कलाएं हैं वो राज्याश्रयी रही हैं, तो ऐसा क्यों? इससे अलग हटके हम काम क्यों नहीं कर पाते हैं, या फिर शासन या प्रशासन या सरकार जो है वो इस तरफ उस तरह से क्यों नहीं सहयोग देती है? अगर देती है तो वो किस तरह से? जी, शासन प्रशासन में वास्तविक रूप से योजनाएं तो कागज पे बहुत सारी बनी हुई हैं। हाँ, अगर हम जाएं देखने के लिए तो बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे पुरस्कार। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश शासन ही 400-500 पुरस्कार देता है वर्ष में कला क्षेत्र के लिए, और उसमें मैंने देखी है वो लिस्ट 400-500 हैं। साहित्य में अलग हैं, चित्रकला में अलग हैं, नाट्य में हैं, संगीत में हैं, नृत्य में हैं, ऐसे सभी विधाओं में। और परंतु उसके अंदर जो चयन पद्धति है, या उसको जो जैसा श्री राम जी ने बताया कि मंचन के बाद उसका कहीं मूल्यांकन हो, उसका बहुत ज़्यादा अभाव है। जो पहुंच जाता है उसको मिल जाता है, और मंचन कहीं होते नहीं, वो अपना आदमी है, ठीक है इसको दे दो। उन्होंने कहा हाँ ये गया था ना ऑल इंडिया परफॉर्म करने, इसको दे दो। ये जो चयन पद्धति है इसको भी हमें कहीं ना कहीं मूल्यांकन का इसका पूरा ढांचा बनाना पड़ेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड होगा, थिएटर में ये स्टैंडर्ड होगा। और थिएटर के लिए तो वैसे भी जैसा श्री राम जी ने बताया कि वास्तव में थिएटर के प्रति जो उदासीनता है वो है। अभिनेता या कई जगह तो ये देखने में आता है थिएटर के बारे में, माने रंगमंच के बारे में पर्टिकुलरली बहुत उदासीनता है कि इतनी विविधताएं रंगमंच में है। मेरे को लगता है रंगमंच माने ये सारी कलाओं का समावेश, संपूर्ण कला का समावेश कहा जाता है। संगीत भी है, अभिनय भी है, सभी चीज़ें हैं, नृत्य भी है, लाइट्स भी है, साउंड भी है। तो हम कितने सारे पुरस्कार दे करके लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन उतने पुरस्कार रंगमंच में नहीं है। तो राज्याश्रय में जो लोग चला रहे हैं, शासन चला रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को माने कलाकारों को बुला करके, रंगमंच के कलाकारों को, श्री राम जी को बुलाएं, जो स्थापित कलाकार जो वर्षों से काम कर रहे हैं उनको बुला के पूछे तो सही कि भाई रंगमंच में हम कौन से पुरस्कार दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किसको देना चाहिए, उसका सिलेक्शन पद्धति कैसी होना चाहिए। हर क्षेत्र में कला संकुल होना चाहिए जहाँ पर हर विधा के कलाकार बैठकर एक जागम पर बैठकर एक मंच पर आ सकें और अपने प्रदर्शन कर सकें, लेकिन वो थोड़ा सुगम हो। जैसे हमारे यहाँ जो नाट्यगृह हैं वो 30-40 हज़ार से नीचे कोई है ही नहीं। और अगर आपके नाटकों में कोई सेलिब्रिटी है तब तो आपकी टिकट्स बिक जाएंगे, लेकिन आपके नाटकों में अगर सेलिब्रिटी नहीं है तो एक रंगकर्मी को टिकट बेचने में जो पसीना आता है जी, और कितना मिल पाता है नहीं मिल पाता है, वो घर फूंक कर उजाला करने वाली बात होती है जी। तो यहाँ जैसे आपने भी नाट्यगृह की आवश्यकताएं बताई हैं जी, तो शासन वही बात आ जाती है कि शासन इस तरह की नाट्यगृहों की उपलब्धता क्यों नहीं करवा पा रहा है, या क्या आपको लगता है या हम कहीं अपनी बात पहुंचाने में कमजोर पड़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कई बार ये जो नाट्य संकुल का निर्माण है ये हर जिला स्तर पर, ये कम से कम संभाग स्तर पर एक अवश्य हो सकता है, और इसमें एक जन भागीदारी के रूप में भी शासन ले करके किसी संस्था को ले सकता है, किसी लोगों की जन भागीदारी ले सकता है। जैसे CSR वाला मामला आजकल चल रहा है कि बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनमें से इतने % लगेगा, कहीं ना कहीं कला क्षेत्र में लगेगा, ऐसा एक गाइडलाइन है, लेकिन वो कहीं भी एक्सप्लोर नहीं हो पा रही। अभी नेपथ्य में आपसे जब चर्चा हो रही थी तो आपने बहुत ही सिद्धहस्त और मंझे हुए रंग निर्देशक और रंग प्रशिक्षक सत्यदेव दुबे जी के बारे में जिक्र किया था। तो उन्होंने कुछ आपको टिप्स दी थी, मैं चाहता हूं कि आप वो दर्शकों के साथ साझा करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी एक प्रमुख टिप्स ये थी कि हमें अपना रंगकर्म करते रहना है, और करने के बाद वो सेल्यूलाइट पे आए, यूट्यूब पे नज़र आए, अखबारों में छपे, उसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। आपका काम अच्छा होगा तो वो निश्चित तौर से प्रचारित होगा, प्रसारित होगा। उस प्रसारण के लिए प्रलोभन न वापरे, जरा सा भी नहीं।
होगा। और तीसरी बात जो एक और उन्होंने कही थी कि आपने किया है वो सबको ही पसंद आएगा, ऐसा किसने कहा? पर आपने अपने आप को लग रहा है कि अच्छा किया है, तो वहां तक ही सीमित रहे, क्योंकि आपका हर किया हुआ काम कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोगों को बुरा लगेगा। तो करते रहो निरंतरता। मतलब मैं सत्यदेव दुबे जी की इस बात के साथ अपनी बात जरूर जोड़ना चाहूँगा, जो हो सकता है कि युवाओं का संदेश देने वाली हो जाए। वो ये है कि आँख और कान खुले रखो, आसपास का जितना ऑब्जर्वेशन, वर्कशॉप में क्या सिखाते हैं, ये तो सिखाते हैं, पर वो हम उतने ही 25 दिन का वर्कशॉप है तो उतने समय तक ही उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं वो सारी चीज़ें। तो ऑब्जर्वेशन आपका निरंतर, आपके कान खुले हो, आपकी आँख देख रही हो, फिर इतना सब समाहित होने के बाद जब कहा जाए तब बोलो। कई बार क्या होता है कि हम वो जगह नहीं होती वहाँ पे हम कुछ अलग अलग विषयों की बातें बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने आप की अपनी एनर्जी बचाओ और वो बोलो। और दूसरा, रंगमंच को भले ही सीढ़ी के रूप में उपयोग में ला रहे हो, आपको जाना है सेलुलाइट की तरफ, आपको टीवी पे जाना, आपको सीरियल्स में जाना, आपको फिल्मों में जाना, जाओ, अभिनय वहाँ पे भी है, दूसरी कलाएं वहाँ पे भी है। रंगमंच को सीढ़ी के रूप में उपयोग कर रहे हो तो करो, लेकिन 4-4 सीढ़ियां एक साथ मत चढ़ो, एक एक सीढ़ी चढ़ो। और सीढ़ी को चढ़ते समय ये ध्यान रखो कि वो हमने तैयार की हुई वो सीढ़ी मजबूत हुई है या नहीं हुई है। नहीं तो होगा क्या कि हम 8वीं सीढ़ी पे जाके लटक जाएंगे, नीचे की सीढ़ियां टूट गई हैं। बिल्कुल। तो ये मजबूती। और मेरा यह मानना है कि यार मैं अगर इंजीनियर होता तो मैं 5 साल तक इंजीनियरिंग सीखता, मैं अगर मेडिकल में जाता, डॉक्टर बनता तो 5 साल तक मेडिकल साइंस सीखता, उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए जाता तो 1.5 साल का एक अलग से कोर्स करता, तो 6, 7, 8 साल के बाद मैं एक कुछ तभी एक अपने आप को स्थापित करने वाला स्टेटस वाला कोई बंदा बनता। मैं बिल्कुल। रंग कर्म को लेके हम 8 साल निरंतर क्यों नहीं दे पाते? हम 1 साल में ही 2 शो करने के बाद कॉलर ऊंची करके क्यों घूमने लगते हैं? रंग कर्म नहीं, कई कलाओं के साथ भी यही है कि हम उसके साथ एकदम से अरे हो गया, हाँ 2 डायरेक्टर के साथ काम कर लिया, हम हो गए बड़ा, क्यों नहीं? अच्छा, उसके बाद एक इंजीनियर से पूछ लो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करने वाला बंदा है उससे पूछ लो, मेडिकल साइंस वाले पूछ लो, तो वो 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। हम 18 घंटे थिएटर कर रहे हैं क्या? अच्छा, 18 घंटे थिएटर करने के लिए आपको उस ऑडिटोरियम में बैठने की जरूरत नहीं है। फिर वो जो बात आती है कि थिएटर वाला बंदे ने पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो क्या पढ़ेगा? इंजीनियरिंग की किताबें थोड़ी पढ़ेगा, मेडिकल साइंस थोड़ी, तू क्या पढ़ेगा? वो यही पढ़ेगा, साहित्य पढ़ेगा। वो ये साहित्य आपका एकेडमिक कोर्स है, मेडिकल वाले का मेडिकल का कोर्स है, तो वैसे थिएटर करने वाला का यह साहित्य का एकेडमिक कोर्स है। कुल मिलाकर जो भी युवा साथी हमारे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं जी, वो ये गांठ बांध लें कि एक तो हमें धैर्य के साथ इसमें आना है, और प्रशिक्षण अगर उपलब्ध है तो लेना, तो बिल्कुल लेना चाहिए। बिल्कुल। और 1 या 2 या 4 नाटकों के बाद ये भी होता है कि वो या तो निर्देशक बन जाता है, हाँ, चलिए मैं निर्देशन कर देता हूँ, या फिर वो सीधा बम्बई की तरफ या हॉलीवुड की तरफ रुख करने की कोशिश करे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस के साथ 5-7 साल कम से कम, जैसे दूसरी पढ़ाई हम करते हैं उसी तरह इसको भी गंभीरता से लें, निरंतरता के साथ निरंतरता रहना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मतलब ये संदेश हम उनके माता पिताओं को भी देना चाहते हैं कि ये विधा भी ऐसी नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, इसमें आजकल बहुत सारा कैरियर इसमें भी है। बिल्कुल, कैरियर। हम एक पिता या एक माता ये तो बोलता है देख शाहरुख खान है या देख अमिताभ बच्चन है या देख ऋतिक रोशन है, लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने सीखा है या मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाहते हैं कि वो भी अपने बच्चे पर भरोसा करके उसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सही, बिल्कुल सही, आपका बिल्कुल कहना सही है कि कैरियर ओरिएंटेशन ये माता पिता को ध्यान देने की ही चीज़ है। बचपन से वो ध्यान रखते हैं। कई बार अभी थोपा भी जा रहा है युवाओं पे कि नहीं तेरे को तो इंजीनियर ही बनना है, वो जबकि कलाकार कला साधक बनना चाहता है, उसको जबरदस्ती इंजीनियर बना दोगे, डॉक्टर बना दोगे तो वो उसमें सफल नहीं हो पाता। लेकिन अगर उसके अंदर प्रतिभा है और उस प्रतिभा को विकसित करने के लिए अगर हमने
पालकों ने ध्यान दिया और ऐसे अच्छे नाट्य कर्म में या संगीत में उसको डाला तो वो एक मुकाम हासिल कर लेता है। ऐसे कई उदाहरण हैं कला साधकों के। तो हम इस पर चर्चा को यहाँ थोड़ा समापन की ओर ले जाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे 40 वर्ष से ऊपर आपको हो गए हैं, आपको भी 40 वर्ष से ऊपर होगा, अभी भी वो निरंतरता है, बनी हुई है। तो स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट IPS एकेडमी एक आपसे आग्रह भी करता है कि जो हमने यहाँ पर रंगमंच और नाट्य संकाय शुरू किया है तो उसमें आपकी भी सेवाएं हमें प्राप्त होती रहें, आपकी वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं, लोक नाट्य के लिए आपने जो भी अपने गुरुओं से सीखा है, आपने जो भी अपने अनुभव से सीखा है वो आगे हमारे यहाँ पर प्रशिक्षुओं को प्राप्त हो। तो ये उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूँ और आश्वासन चाहता हूँ कि आप मार्गदर्शन स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट को देंगे। जी, मार्गदर्शन क्या, कई चीजें यहाँ से सीखने को भी मिलेगी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। और ये आपका बड़प्पन है, क्योंकि ये बात सिर्फ वही कह सकता है जो वाकई में निरंतरता के साथ सीखता हुआ भी सिखाता है कहीं ना कहीं। इसका कोई बेसिक नहीं है ना, मैंने बताया ना, इसका अल्फाबेट्स नहीं है। आप लोग जब याद करोगे हम उपलब्ध हैं आपके लिए। और निश्चित रूप से एक नई पीढ़ी तैयार करना ये हमारा भी दायित्व है और नई पीढ़ी तैयार करने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं कि हमने जो सीखा है वो कम से कम अगली पीढ़ी को दे दें। आप उज्जैन से हैं और मालवा क्षेत्र से हैं, तो आपसे उम्मीद मेरी मार्च की कार्यशाला की रहेगी कि हमारे स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट और इस शहर के लिए रहे। जी। और आपका जो भी जैसे आपका नेपथ्य संयोजन भी बहुत अच्छा होता है, निर्देशन तो होता ही है, अभिनय में एक अपनी आपकी शैली और वो आप देते हैं, तो वो भी मार्गदर्शन आपका हमारे यहाँ के छात्रों को मिले, शहर के रंगकर्मियों को मिले, ऐसी मेरी आशा है। और इसी के साथ मैं आप दोनों का ही आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारा अपना अमूल्य समय स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट को दिया और आगे भी इसी तरह से आपका आशीर्वाद और स्नेह हमें प्राप्त होता रहेगा। बिल्कुल, आप धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत बढ़िया। तो मित्रों, रंग वार्ता का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उसके पूर्व मैं हमारे अतिथि श्री श्रीराम जोग जी और श्री श्रीपाद जोशी जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया और अपने अनुभव से हमें पल्लवित किया। मित्रों, इस तरह के और भी शख्सियतों के साथ हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट IPS एकेडमी की ओर से मैं चैतन्य आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। धन्यवाद।